मैंने लव मैरिज करी थी अपनी मर्जी से कि मम्मा चली गई हैं तो चलो हस्बैंड है संभाल लेंगे मुझे। इनकी सेहत जैसे पहलवान होता है वैसी ही थी और पहलवान से ये बिल्कुल हड्डी बन चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नशा। वो धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया। पहले ये फॉइल पेपर पे करते थे, उसके बाद ये इंजेक्शन पे उतर गए। रात को सोने का टाइम था, मैं लेटी हुई थी और ये मेरे सामने बैठे हुए इंजेक्शन लगा रहे। मैं उठ के बैठी, मैंने इनको बोला चलो, मैं कहा मेरे भी लगा दो, मेरे लिए भी बनाओ, मेरे भी इंजेक्शन लगाना। मैंने ये सोच के बोला कि शायद इनको शर्म आ गई हो कि यार ऐसे वाइफ बोल रही है, डजन लुक नाइस, मुझे छोड़ ही देना चाहिए। बट इस आदमी को शर्म नहीं है। इन्होंने इंजेक्शन बनाया और लगा दिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ? नहीं, मैं खुद ही कहती होती थी, पैसे तक मैं खुद देती थी। और उसके बाद अदरवाइज मैंने यूज किया लगातार पेपर पे ही, एक दिन में 4 बार। ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ हाँ जी, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 4? हाँ जी। एक टाइम में मतलब जो ग्रामी जो मिलता है 500 रुपए की बिट बोलते हैं उन लोगों की लैंग्वेज में, 500 रुपए का मैंने एक दिन में 4 बार लगाना, मतलब 2000 का सामान मैं एक दिन में पी जाती थी। मैंने फैन पड़ा हुआ था ब्रांड न्यू, वो इनको बुला के दिया और बेच दिया। पापा के पर्स में से पैसे चोरी करे, अपनी दादी के पर्स में से पैसे और सोने की बालियां चोरी करी। रेंट पे रह रहे थे, 3-4 महीने का रेंट खड़ा हो गया, नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने निकाल दिया और ताला लगा दिया। पैसा भी नहीं है जेब में, तोड़ भी लगी हुई दोनों को। चुपचाप आके समराला चौक बैठ गए। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? हाँ जी, मैं इनको कहती रहती थी भी जाके दिहाड़ी धिउड़ी कर लो, 500-300 जितने मिलेंगे कर लो। और ये जाता ही नहीं था इंसान, बस दिमाग पे एक ही चीज रहती थी, नशे का मैं हल कैसे करूं, कहाँ से करूं। उसको लगी हुई थी तोड़, उसके पूरा शरीर दुख रहा था और कांप रहा था और मतलब खुद को ऐसे करके नोच रहा था बिकॉज उसको तोड़ लगी हुई थी। मुझे भी लगी थी लेकिन मैं फिर भी शांत होकर बैठी हुई थी क्योंकि आसपास कम से कम 10-20 लड़के होंगे पार्क च? हाँ। भीख मांग मांग इनको तोड़ लगनी। मैंने फिर जाना, लोगों को मैंने क्या बोलना कि मैं ना अभी ऑटो से उतरी थी तो मेरी जेब में से पैसे गिर गए, तो मेरा घर ना पामिया में है, मैंने घर जाना है, आपको पता ही है अंकल कितना किराया लगता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेंट दे दो पामिया जाने का, मैं ताकि घर चली जाऊँ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ हाँ जी, ਪੈਸੇ ये बोल के ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। फिर वो 10-10 करके लोगों से ले लेके इकट्ठे करके मैंने इनको देने। इन्होंने ऑटो में बैठना, पामिया चला जाना, नशा करके फिर इन्होंने आके बैठ जाना। 4 दिन रहे बस, उसके बाद ये खुदा जाने कहाँ चले गए। उसके बाद 1.5 महीना मैंने अकेली काटा है समराला चौक। हाँ जी, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੱਢੇ? हाँ जी। आसपास इतने लोग सोए रहते थे, कोई उधर को बेंच पे, कोई बेंच पे, कोई नीचे ही गद्दे गुद्दे चादर से बिछा के लेटे रहते थे, सारे लड़के ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਰੇ? हाँ जी। मैं बैठी हुई थी रात को एक दिन, तो एकदम से आँख की झपकी सी लग गई मेरी। जब ऐसे सिर करके जब ऊपर करा से आँख खोली तो मेरे आसपास 4 लड़के खड़े हुए थे। उन चारों ने, 2 ने ऐसे करके हाथ मेरे पकड़ लिए थे ऊपर से, 2 ने इधर से मेरे पैर पकड़ लिए थे और एक ने हाथ ऐसे मेरे मुंह पे हाथ रखा हुआ था ताकि मैं शोर ना डालूं। मेरे ऑपरेशनों में दर्द होती थी कभी कभार, तो फिर मैंने जाना एक 10 रुपए की गोली के लिए, वो 10 रुपए में भीख मांग के कोई ना कोई बहाना दे के तो फिर गोली खाती थी। ਪੇਨ ਕਿਲਰ? ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ,
ਰੋਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। पापा को इतना ज्यादा फील होता है, रोज रात को रोते हैं कि बेटा तूने क्या जिंदगी बना ली है अपनी। जिस दिन अनमोल भैया आए हैं उस दिन रात को मैंने बैठी बैठी मेरे दिमाग में ये सोच लिया था, ठान ली थी, बिठा भी लिया था कि कोई भी ट्रक या गाड़ी वगैरह आएगी ना फुल स्पीड में, मैंने उसके नीचे जाके खुद खत्म कर देना है। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਜੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ? मैं शुरुआत तो मेरी नशे आया मेरी लाइफ में मेरी शादी के बाद, और मुझे इस नशे में डाला भी मेरे खुद के हस्बैंड ने। क्या हुआ था कि, शादी के 2 साल तक सब कुछ सही था। उसके बाद इनका कोई फ्रेंड था, वो नशा ये करता भी था वाइट और बेचता भी था पामिया में। तो इनको देख के लालच पड़ गया कि इसमें तो बहुत पैसा है। तो अच्छा खासी ये कंपनी में एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे मर्चेंटाइजिंग की, 25 सैलरी थी। वो काम छोड़ के इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तो ये कम से कम 7-8 महीने बेचते रहे, ये यूज़ नहीं करते थे खुद पे। तो फिर दिमाग में इनके पता नहीं क्या बैठा, कौन सा कीड़ा जाके कहते चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। ऐसा इसमें क्या है कि लोग 500-1000 तक देने पे तैयार हो जाते सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए। चिट्टा बेचते थे? हाँ जी, एक बार ये जेल भी जा चुके हैं, 1 महीना रहे, पकड़े गए थे ये किसी को देते हुए। वहाँ से इनको बाहर निकाला, इतने पुलिस वालों के धक्के खाए मैंने और बहुत कुछ गलत सुना लोगों के मुंह से इनके लिए। तो इन्होंने क्या किया, वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हुए, उसी के साथ जिसने इनको इस काम में डाला, इन्होंने वो यूज़ किया। इनको अच्छा लगा तो इन्होंने फिर आके मुझे बताया कि मैंने किया है, आई एम रियली सॉरी, आई वोंट यूज़ दैट अगेन, कि मैं वो दोबारा यूज़ नहीं करूँगा। मैं कहा प्लीज़ ड्रिंक कर लो लेकिन ये मत करना। वो धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया। पहले ये फॉइल पेपर पे करते थे, उसके बाद ये इंजेक्शन पे उतर गए। जब ये इंजेक्शन पे आए, एक तो वैसे ही दिन रात मेरा डर डर के निकलता था, ये काम करते हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। दूसरा डर, ये खुद पे यूज़ करने लग गए थे। इनकी सेहत जैसे पहलवान होता है वैसी थी, और पहलवान से ये बिल्कुल हड्डी बन चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नशा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अक चुकी थी, इरिटेट हो चुकी थी। रोज़ बोल बोल के मुझे शर्म आ जाती थी, लेकिन ये इंसान को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। तो रात को सोने का टाइम था, मैं लेटी हुई थी और ये मेरे सामने बैठे हुए इंजेक्शन लगा रहे। मैं उठ के बैठी, मैंने इनको बोला चलो, मैं कहा मेरे भी लगा दो, मेरे लिए भी बनाओ, मेरे भी इंजेक्शन लगाना। मैंने ये सोच के बोला कि शायद इनको शर्म आ गई हो कि यार ऐसे वाइफ बोल रही है, डजन लुक नाइस, मुझे छोड़ ही देना चाहिए। बट इस आदमी को शर्म नहीं आई। इन्होंने इंजेक्शन बनाया और लगा दिया मेरे। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? गुस्सा चढ़ा हुआ था, फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी और इतनी ज़्यादा अक चुकी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था ना, मैंने लव मैरिज करी थी अपनी मर्जी से, कि मम्मा चली गई हैं तो चलो हस्बैंड है, संभाल लेंगे मुझे। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? मम्मा की डेथ हुई थी ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2017 में। ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा 2017 में ही हुआ है, 15 जनवरी को। और मम्मा की डेथ हुई थी 23 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे। मम्मा सोए के सोए रह गए थे, बेड पे ही थे मम्मा मेरे। तो डाइपर लगा हुआ था उन्हें, मैं ही सारा कुछ साफ सुफ करती होती थी, अपनी मम्मा को मैं ही देखती थी। और माँ दी
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, हाँ जी। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਚੰਗਾ तब दिमाग पे एक तो ये प्यार का भूत, जिस शब्द से आज मुझे नफरत हो चुकी है, प्यार का भूत था। हालांकि उस टाइम पे मेरे पापा को मेरी कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि मम्मा भी नहीं थे, बहनें छोटी थी, मेरी बहनों को, मेरे पापा को बहुत ज़रूरत थी मेरी। तब मैंने वो भी नहीं देखा, बस इन लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे भेजो, मैंने शादी करनी ही करनी है। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ। इतना ज़्यादा दिमाग पे जुनून था। आज सोचते भी हूँ तो शर्म आती है मुझे खुद पे कि मेरे घर वालों को उस टाइम पे कितनी ज़रूरत थी मेरी। छोटी छोटी दो मेरी बहनें, हालांकि मुझे माँ बन के जैसे अब मैं देख रही हूँ, मुझे उस टाइम पे उनको देखना चाहिए था। तो फिर पापा वगैरह ने, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जितना उनसे बोला गया उन्होंने बोला, मैं सुन ही नहीं रही थी। तो उन लोगों, फिर दादी उन्होंने क्या करा, 6 मार्च को मेरे को चुन्नी चढ़ा के भेज दिया था फिर इनके साथ। प्रेयर वगैरह करती थी दादी ने। दादा भी थे मेरे तब, अब दादा खैर नहीं है, मम्मा की डेथ के 1 साल बाद दादा भी एक्सपायर्ड हो गए थे। तो पापा और दादा ने बुलाया नहीं, लेकिन वो बैठे हुए थे प्रेयर में, चुन्नी चढ़ा के फिर इन लोगों ने भेज दिया। मैं चली गई, मायूस रहती थी बहुत ज़्यादा। शादी कर तो ली थी, लेकिन परिवार फिर खुश भी नहीं थी। पछतावा बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जब मैं क्रिश्चियन हूँ, ये लोग हिंदू हैं, तो इनकी तरीके से मैंने शादी करी। मंदिर में जाके फेरे लिए थे, तो फ़ोन करके कहा मैंने दादी और पापा को कि भाई और भाभी, दादी और पापा आप लोग भी आ जाना। फेरे जब लेते तो वो गठबंधन जो बांधते होते हैं वो बांधना होता है, तो भाई बांधे या बाप बांधे। आए थे, लेकिन पापा बाहर कार में ही बैठे हुए थे मंदिर के बाहर, पापा अंदर नहीं आए थे। मंदिर के अंदर दादी थे, भाई था, मेरे से बड़ा मेरा भाई है, हम 4 भाई बहन हैं, भाभी थी, दोनों मेरी बहनें थी, पापा अंदर नहीं आए थे। तो बहुत ही ज़्यादा शादी की एल्बम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अब तो खैर मेरे पास नहीं है, ससुराल में ही पड़ी हुई है। मेरे फेस पे स्माइल तक नहीं थी, क्योंकि मुझे अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि मैं करके आ रही हूँ। अंदर ही अंदर ये सब छोटी छोटी बातें इतनी ज़्यादा खाती रहती थी। इसी वजह से मैं इस नशे के दलदल में गई, जाती रही। यही सब छोटी छोटी चीज़ें कि क्या कर लिया गुंजू तूने खुद को, क्या थी और क्या बन के रह गई है, सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान की वजह से। ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਾਤਾ। बिल्कुल ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ नहीं कर? नहीं, मैं खुद ही कहती होती थी, पैसे तक मैं खुद देती थी। वो इतना बेशरम इंसान था, काम कुम छोड़ के वो घर पे बैठा रहता था। मैं जॉब करती थी, छोटी बड़ी कोई जॉब नहीं छोड़ी। सेल्स गर्लिंग की जॉब, समराला चौक गुरुद्वारे के सामने जो पेट्रोल पंप है उस पे करी है मैंने जॉब। ऐसी कोई भी जॉब नहीं करी, यहाँ तक कि अब एट लास्ट भीख भी मांग ली मैंने उस इंसान के पीछे। ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗੀ। बिल्कुल, वो बेंच हम जैसे समराला चौक बैठी हुई थी मैं, ये भी साथ ही बैठा हुआ था, तो उसको लगी हुई थी तोड़, उसकी पूरा शरीर दुख रहा था और कांप रहा था, और मतलब खुद को ऐसे करके नोच रहा था, बिकॉज उसको तोड़ लगी हुई थी। मुझे भी लगी थी, लेकिन मैं फिर भी शांत होकर बैठी हुई थी, क्योंकि आसपास कम से कम 10-20 लड़के होंगे। ਪਾਰਕ 'ਚ हाँ जी। ਪਾਰਕ 'ਚ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਹ ਘਰੋਂ ਵਹੀਂ ਘਰੋਂ ਰਹਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ थे। ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਰਕ तक ਕਿਵੇਂ पहुंचे? एक्चुअली ये और मैं एक किराए के मकान पे रह रहे थे और इकट्ठे जॉब भी कर रहे थे कंपनी में, तो वहाँ से जॉब से हट गए ये, मैं भी हट गई। रेंट पे रह रहे थे, 3-4 महीने का रेंट खड़ा हो गया, नहीं दे पाए, तो मकान मालिक ने निकाल दिया और ताला लगा दिया। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, और कोई ऑप्शन नहीं था। ससुराल गई अपने, उन्होंने तो रखने से ही मना कर दिया। क्यों? नशे की वजह से। अब बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो सही कह रहे हैं। उसके पेके बाद तुसी हम आ नहीं लोग आ सकते गए सी। थे। नहीं,
पिता ਵੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, क्योंकि यहाँ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ तो कम ਸੀਗੇ। से कम शादी को 6 साल हो गए, इन 6 सालों में कम से कम 1000 दफा मैं अपने घर आई होंगी। और पापा को इतना ज्यादा फील होता है, रोज रात को रोते हैं कि बेटा तूने क्या जिंदगी बना ली है अपनी, क्या सोचा था और क्या बन गई है। पापा बहुत ज्यादा रोते होते थे, बहुत ज्यादा। आज भी रोते हैं पापा, क्योंकि अपनी लड़की की शादी होने के बावजूद भी ऐसे बाप के घर पे बैठी हुई है और सुखी नहीं है, कौन सा बाप खुश होएगा। इसीलिए तो अब हम लोग हार के, फिर पैसा भी नहीं है जेब में, तोड़ भी लगी हुई दोनों को, चुपचाप आके समराला चौक बैठ गए। बैग, 2 बैग मेरे थे, 2 बैग इनके थे। बैग इन्होंने किसी न किसी तरह पामिया, पता नहीं कौन से यार दोस्त के घर पे रख दिए थे, और हम दोनों फिर समराला चौक आके बैठ गए थे। ਪਾਰਕ 'ਚ हाँ जी, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ जी। मैं इनको कहती रहती थी भी जाके दिहाड़ी धिउड़ी कर लो, 500-300 जितने मिलेंगे कर लो, कुछ तो आएगा भी, ताकि हम समराला चौक कोई रूम देखें तो मकान मालिक को 500 एडवांस देके छत तो होगी अंदर जाके, चाहे सामान नहीं है नीचे ही सो लेंगे, छत होगी। और ये जाता ही नहीं था इंसान, बस दिमाग पे एक ही चीज़ रहती थी, नशे का मैं हल कैसे करूं, कहाँ से करूं। ये नहीं कि दिमाग में ये सोचे कि मैं रहने का कैसे करूं, काम का कैसे करूं। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ मेरे को ਹੋਇਆ। लेके सड़क पे रह रहे तो नहीं उनको इतना लिहाज था, भीख मांग मांग के इनको तोड़ लगनी। मैंने फिर जाना लोगों को, मैंने क्या बोलना कि मैं ना अभी ऑटो से उतरी थी तो मेरी जेब में से पैसे गिर गए, तो मेरा घर ना पामिया में है, मैंने घर जाना है, आपको पता ही है अंकल कितना किराया लगता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेंट दे दो पामिया जाने का, मैं ताकि घर चली जाऊँ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ हाँ ਤੋਂ जी, ਪੈਸੇ ये बोल के मैं ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। उन सब से पैसे लेती होती थी। कभी समराला चौक इधर गुरुद्वारे की तरफ मैंने जाना मांगने, कभी उधर की तरफ जाना, श्रृंगार सिनेमा की तरफ पैदल, श्रृंगार सिनेमा तक पैदल मैं चली जाती थी। हालांकि मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ हुआ है, चूल्हे में प्लेट डली हुई है, इधर भी प्लेट डली है, इधर 2 प्लेटें इधर डली हुई कोने में। वो बैठे रह, जैसे ही मैंने फिर वो 10-10 करके लोगों से ले लेके इकट्ठे करके मैंने इनको देने, इन्होंने ऑटो में बैठना, पामिया चला जाना, नशा करके फिर इन्होंने आके बैठ जाना। ये नहीं पता कि जनानी किस कंडीशन में है, क्या हालत है उसकी भी, खाने पीने का कुछ नहीं है। इस आदमी को कोई टेंशन नहीं है। 4 दिन रहे बस, उसके बाद ये खुदा जाने कहाँ चले गए। उसके बाद 1.5 महीना मैंने अकेली काटा है समराला चौक। हाँ जी, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੱਢੇ। हाँ जी। और 2 बार मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि मैं बैठी हुई थी रात को एक दिन, तो एकदम से आँख की झपकी सी लग गई मेरी। जब ऐसे सिर करके जब ऊपर करा सिर आँख खोली तो मेरे आसपास 4 लड़के खड़े हुए थे, और चारों ने मुंह अपना कवर कर रखा था। 2 ने मास्क पहने हुए थे, 2 ने पता नहीं कैसा सा कपड़ा बांधा हुआ था मुंह पे। तो उन चारों ने, 2 ने ऐसे करके हाथ मेरे पकड़ लिए थे ऊपर से, 2 ने इधर से मेरे पैर पकड़ लिए थे, और एक ने हाथ ऐसे मेरे मुंह पे हाथ रखा हुआ था ताकि मैं शोर ना डालूं। तो किसी ना किसी तरह मैंने उस बंदे के हाथ पे दंदी काटी और मैं जोर से चिल्लाई, चीख मारी मैंने। उस टाइम ये नहीं समझ में आया कि मैं कुछ बोलूँ हेल्प या समथिंग लाइक दैट, नहीं, चीख ही मारी। तो चंडीगढ़ रोड पे पुलिस वाले रात को नाका लगाते होते थे, तो वहाँ से उन्होंने चीख सुनी, तो सरदार जी थे पुलिस वाले, वो भागे गया। उतनी देर में चारों लड़के फटाफट से मेरे को छोड़ के भाग गए थे। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। हाँ जी, ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ। बहुत रोज होता था। अकेली जब पार्क में बैठी होती थी 1.5 महीना, ਸੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। रोज बिल्कुल भी नहीं। मेरी लेफ्ट साइड की कमर की हड्डी भी टूटी हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत तगड़ा वाला। तो दिन रात मैं पैर ऊपर करके ऐसे हाथ रख के बैठी रहती होती थी। गुरुद्वारे में कभी कभार लंगर लगता होता था तो खा लेती थी, अदरवाइज से दिन रात भूखे ही निकलती होती थी। मेरे ऑपरेशनों में दर्द होती थी कभी कभार, तो फिर मैंने जाना एक 10 रुपए की गोली के लिए, वो 10 रुपए में भीख मांग के कोई ना कोई बहाना दे के तो फिर गोली खाती थी। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ
ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ आया, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? फिर उन्होंने पूछा भी बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, आपको पता तो है कि यहाँ पे आसपास इतने लोग सोए रहते थे, कोई उधर को बेंच पे, कोई बेंच पे, कोई नीचे ही गद्दे गुद्दे चादर से बिछा के लेटे रहते थे, सारे लड़के। ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਰੇ? हाँ जी, ओपनली वहाँ पे पार्क में बैठ के वो ऐसे खुलेआम ही नशा लगाते रहते थे, नशे ਤੁਸੀਂ का ਉਦੋਂ पुलिस इंजेक्शन। वाले ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ जिथे ਤੁਸੀਂ नाका लाया होया ਇੱਥੇ नशा शरेआम? मैंने बताया, एक तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा और पूछा भी अपने जाओ, मैं कहा मैं हाँ जी मैं कल सुबह चली जाऊंगी, उनको ऐसे बोल के टाल दिया था मैंने। तो इनका मैंने बताया भी ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा उधर कोई पेपर पे लगा रहा है बैठा हुआ कोई, मैंने कहा टीका लगा रहा है। अब कहते हैं हम क्यों मुंह लगे, क्योंकि हम पता नहीं कितनी बार बोल चुके और कितनों को कहते हैं यहाँ पार्क से निकाल के हम बाहर फेंक चुके, तो भी कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं हम चुप करके हमारी जो ड्यूटी है हम वो ही निभाते हैं बस। क्या है कि वो चले गए। उसके फिर ये जो मेरे साथ हादसा हुआ था, 4 लड़कों ने जो मुझे घेरा था, उसके 2 दिन बाद फिर एक भैया आए। उन्होंने मतलब वो उनका काम तो वो एनजीओ की तरफ से थे, अनमोल भैया के उस ग्रुप में से थे वो भैया। तो कहते हैं हम लोग ऐसी, मैं इस पार्क में कहते आया था, ऐसे ही हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं जो ये नशा करते हैं और वो छोड़ना चाहते हैं, तो हम उनकी मदद करने के लिए उनको कहते हैं कि हम छुड़वाने को तैयार है, हम हेल्प करवाने को तैयार है, आपने छोड़ना है। तो उन्होंने देखा कि पूरे पार्क में इतने लड़कों में कल्ली एक ये लड़की बैठी हुई, उन्होंने आके मुझे पूछा, तो मैं डर भी गई थी भी, 3-4 बंदों के साथ वो आए थे और गुस्सा भी आया। तो मैंने बोला कि देखो प्लीज़ मुझसे कोई सवाल जवाब मत करो, ठीक है, आप प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मैंने उनको ये जवाब दिया। तो वो भैया चले गए। थोड़ी देर बाद फिर वो आए और अनमोल भैया भी उनके साथ ही थे। तो अनमोल भैया को देख के थोड़ा अच्छा लगा और थोड़ा हौसला सा आया। तो उन्होंने मुझे पूछा अनमोल भैया ने, तो मैंने उनको बताई अपनी पूरी स्टोरी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और अपनी खुद की ही गलती की वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। मेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ब्रदर कह रहे थे कि बेटा या तो तू वहाँ टिक के रह, अपनी मर्जी से शादी करी है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, तो वहीं पे रहो, ऐसे अच्छा नहीं लगता बार बार, तो यहाँ यहाँ आना है तो पक्का फैसला कर लो। वो अपनी जगह सही थे, वो देखते होते थे ऐसे धक्के खा रही हूँ, रूली पड़ी हूँ, या तो तू यहाँ टिक जा कह रही, या तो तू वहाँ टिक जा, चाहे वो अच्छा है चाहे माड़ा है, वो इसीलिए मना करते होते थे। और अब की बार तो उन्होंने मना नहीं किया था, मैंने क्या किया, मैं खुद ही निकल गई थी इनके पास। मैंने इस नशे की वजह से घर में चोरी कर दी थी। अपने घर च हाँ चोरी? जी, मैंने, और इसी इंसान की वजह से मैंने फैन पड़ा हुआ था ब्रांड न्यू, वो इनको बुला के दिया और बेच दिया। पापा के पर्स में से पैसे चोरी करे, अपनी दादी के पर्स में से पैसे और सोने की बालियाँ चोरी करी। ये सब सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा खुद की ही नज़रों में गिर गई थी, इसलिए मैं नहीं आती थी। मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा वो लोग गुस्सा होंगे, वो लोग कहाँ से अब मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि दादी और पापा भी मुझे ढूंढ रहे हैं। 1.5 महीना मैं समराल चौक कली रही पार्क में। मैंने अनमोल भैया को सारा कुछ बताया, तो फिर वो मुझे उसी टाइम रात को कम से कम 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम होगा जब अनमोल भैया आए थे। तो फिर वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। तो रात मैंने फिर पुलिस स्टेशन में बिताई और सारा कुछ उनको पुलिस वालों को बताया। तो उन्होंने कहा कि चलो हम बात करेंगे, हम फ़ोन करते हैं आपके पापा को या दादी को, आप नंबर बताओ। मुझे नंबर याद नहीं था पापा और दादी का। तो जो भैया आए थे सबसे पहले, जिन्होंने मुझे पूछा था भी आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, वो मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा के ही फ्रेंड निकले। तो वो जब ऐसे पूछ रहे थे तो मुझे बताते हुए इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी खुद पे कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ हाँ मैं हूँ कि मैं ना बोलूँ, क्योंकि मेरे पापा की इंसल्ट हो जाएगी कि की लड़की ऐसे कैसे हो सकती है।
तो फिर उन्होंने ਪਿਤਾ फोन ਨੂੰ ਇੱਕ करा। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ, पापा बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते। हम कहते होते पापा अगर आपने दूसरी शादी करवानी तो आप करवा लो, लेकिन पापा साफ मना कर देते, कहते नहीं, 2 छोटी हैं, कहते और है, उनको भी देखना है। उल्टा कहते तेरे को मेरे साथ ना कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। मैं कहता कौन सा तुझे कहता हूँ कि मेरे साथ काम करो, जॉब करो, पैसा कमा के लेकर आओ। कहते मैं सारी ज़िंदगी तुझे बिठा के खिला सकता हूँ, तेरा बाप हूँ मैं। बस ये है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर तू सही, तेरे ਜੇ को ਇਹੀ ऐसे ਇਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, आज ये ਤਾਂ हाल ਸ਼ਾਇਦ ना ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ होता, ਨਹੀਂ आना ਸੀ। बिल्कुल भी नहीं होता। तभी तो मैंने आपको पहले कहा था ना कि अब पिछली बातें याद करके इतना ज़्यादा दुख आता है ना, बहुत ज़्यादा, कि ये बातें अगर पहले ध्यान से 10 मिनट बैठ के सोच ही ली होती ना तो शायद आज ये कंडीशन ना होती। शरीर भी ख़त्म, ज़िंदगी भी 80% मेरी ख़त्म ही हो चुकी है। मतलब 1.5 महीना जब पार्क में मेरे को हो गया था तो मैंने बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म कर दी थी। सोचा था कि अब सब कुछ ख़त्म है, गुंजू तेरा ਚਲੋ कुछ नहीं ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, बिल्कुल। ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਬਹ का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो हाँ उसे जी, भूला नहीं बिल्कुल, कहते। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को तो बल्कि उम्मीद ही नहीं थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन के अंदर ये नशा छोड़ दूँगी। कोई सेंटर नहीं भेजना पड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने घर में छोड़ी, 5 दिन की सिर्फ़ मेडिसिन लेकर आई थी। मैंने 5 दिन के अंदर-अंदर से नशा छोड़ दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं होता। डाइट वग़ैरह दादी और पापा बिल्कुल सही दे रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ दादी और पापा के सबसे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की वजह से मैंने इतनी ज़्यादा खुद को फिर हिम्मत दी और 5 दिन के अंदर मैंने ये गंदा दलदल जिसमें मैं धँसती जा रही थी, मैं वहाँ से निकल गई। जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरे दादी और पापा। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल है। लेकिन अगर इंसान अगर मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेना तो वो ये 5 दिन की दवाई भी उसको ज़रूरत नहीं है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ उसके ਨਸ਼ਾ लिए भी ਸ਼ਰੇਆਮ छोड़ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। देता है। बिल्कुल, आराम से। आप अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, बाहर निकल के किसी भी लड़के को देख लेना, नॉर्मली भी दूर से देख के पता लग ही जाता है लड़के को या लड़की कोई भी हो, ये नशा करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका शरीर कैसा ਪੰਜਾਬ होता है। ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी भी आप बाहर निकलो, किसी भी लड़के को देखो, बोलो भैया हमने सामान लेना है, वो अच्छा, एक आपको कोड वर्ड है। हाँ जी सामान लेना है, या कोई कहेगा असली दवाई लेनी है, 2 मिनट में अगला उसको लेके जाएगा 400 का, 500 का, 300 का, 2 मिनट में जाके उसको ले आके दे देगा कहीं से भी। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, आराम दे बिल्कुल नाल बिक मिल रहा रहा है। हाँ जी, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਏਦਾਂ। बहुत इतना ज़्यादा, मतलब एक तो पेपर पे यूज़ करो तो फिर भी ठीक है, पेपर छोड़ के लोग इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। और समराला चौक पार्क में मैंने आप लोगों को बताया अभी, शरेआम ही बैठे हुए टीका लगा रहे हैं, पेपर पे कर रहे हैं, कोई लोग देख रहे हैं, देख के निकलते जा रहे हैं मुंह नीचे करके, कुछ कोई रिएक्शन तक नहीं कोई कर रहा है, या जाके पुलिस वालों को बोलो तो भैया वो आगे कुछ ना कुछ तो करे, कोई कुछ नहीं कर रहा। आराम से शरेआम खुलेआम मिल रहा है ये, जैसे सब्जियां मिलती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਸੇ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਸੰਭਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ,
ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ होगी, चंगी ज़िंदगी तुसी बतीत करो। हाँ, थैंक यू सो मच। ऐसी दुआओं की वजह से ही, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं कम से कम 5 दिन 6 1 हफ्ते के अंदर मैंने ये चीज़ छोड़ भी दी है और अब खड़ी हूँ अपने पैरों पे। नहीं तो बाथरूम तक नहीं मेरे से खुद जाया जाता था। जब मैं घर पे पापा मुझे लेके आए, मेरी दोनों छोटी बहनें मुझे पकड़ के बाथरूम तक लेके जाती होती थी। इतना ज़्यादा फ़ील होता था कि मेरी छोटी बहनें ऐसे मुझे पकड़ के लेके जा रही, क्या असर पड़ रहा उन पे कि हमारी दीदी ऐसी ही हैं। तो भी उन्होंने भी नहीं बोला। हालांकि ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? उनकी अगर एंट्री नहीं होती तो जैसे रोज़ दिन रात निकल रहे थे वैसे ही निकलते जा रहे थे। हार के जिस दिन अनमोल भैया आए हैं उस दिन रात को मैंने बैठी बैठी मेरे दिमाग में ये सोच लिया था और ठान ली थी, बिठा भी लिया था कि कोई भी ट्रक या गाड़ी वगैरह आएगी ना फुल स्पीड में, मैंने उसके नीचे जाके खुद को ख़त्म कर देना है। क्योंकि इतने बेबस हो गए थे। जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। जिससे उम्मीद थी वो जीवन साथी का ना कुछ अता पता है और वो छोड़ के चला गया। सोचा था कि माँ के जाने के बाद वो संभालेगा। वही कहावत कहते हैं ना कि माँ बाप को दुखी करके कोई औलाद कभी सुखी नहीं रहती ਬਿਲकुਲ है। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ यही ਸਿਆਣੇ हाल ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। इसीलिए अपने घर वालों को माँ माँ तो ख़त्म ही हो गई, मेरे को इतनी तक शर्म नहीं आई कि मेरी माँ को मरे को भी 10-15 दिन हुए हैं और 2 मेरी छोटी बहनों को इतनी ज़रूरत है। 7 साल की उम्र थी उनकी तब। पापा को, ऐसे दादी को, सबको मेरी इतनी ज़रूरत थी और मैंने अपना ही सोचा और मैं तुरती बनी, निकल गई। इसीलिए इतना कल्प आया सबको, मैं ऐसे कैसे सुखी रह सकती थी। इसलिए 6 सालों में मैं शादी तो की लेकिन मैरिड लाइफ, हैप्पी लाइफ बिल्कुल भी नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। खुशी ਇਸ਼ਕ ही नहीं ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, रही। ਰੋਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, रोज़ करते हैं, और ये नहीं कि पापा का ऐसा नहीं है कि ड्रिंक करके मारना कूटना इशू क्रिएट करना। नहीं, पापा ने 1-2 लगाने और खाना पीना करना, अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना और सो जाना बस। ਬਹੁਤ ਬੋਲਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी हिम्मत करके मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर कोई लड़का या लड़की, दोनों का बोल रही हूँ मैं, मेरी जैसी सिचुएशन में गुजर रहा हो या गुजर रही हो, तो वो प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरे जैसे ऐसे हिम्मत करे और अपनी गलती ज़रूर माने। क्योंकि जो इंसान खुद की गलती मानता है ना और खुद को ब्लेम ऐवी ज़बरदस्ती तो ना करे, दूसरों को ब्लेम करके बोले ना उसकी वजह से मैं ऐसा बना, उसकी वजह से मैं ऐसी बनी, कोई लाके तुम्हारे मुंह में नहीं डाल रहा है। हम खुद ही उसको यूज़ करते हैं, ज़बरदस्ती कोई करता नहीं है। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲਗਵਾਏ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल। ਚਲੋ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਚੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜੋਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।